हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज़। और इस वक्त जहां मैं आया हूं, गम की खबर आप लोग को लगातार देता रहता हूं, घटनाओं की खबर देता रहता हूं। लेकिन चूंकि ये जन जन न्यूज़ है, मैं चाहता हूं कि हर जन की खबर आप तक पहुंचे। इसे छात्र भी देखते हैं, युवा भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं और बहुत सारे ऐसे अभिभावक भी देखते हैं जिनको ये ख्वाब रहता है कि हमारे जो है बच्चे आगे बढ़े, भविष्य में कुछ ऐसा करे जिससे सिर्फ मेरे ख़ानदान को नहीं बल्कि उस ब्लॉक और सब डिवीज़न में भी अगर इस गांव का नाम आए तो उनके बच्चे से उसको जोड़ा जाए कि क्या फ़लाँ के ख़ानदान से आप। तो ये बात होती है। अभी जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ आने में बहुत दूर नहीं है, हमारे घर से ये 14 से 15 किलोमीटर ही है, लेकिन आने में तकरीबन ये समझिए कि हमें 1.5 घंटे लगे हैं। तो आप जान सकते हैं कितना सुदूर इलाका है। अभी भी चचड़ी वाली पुल मैंने देखा इनके रास्ते में था, उससे होते हुए गुजरते हुए आया। और इस सुदूर इलाके में एक बच्चे ने पहली अटेम्प्ट में एक ऐसा इन्होंने मेहनत करा कि गांव का नाम रोशन कर दिया। यहाँ के लोग जानते भी नहीं थे पद को कि ये पद क्या होता है और हमारे बच्चे यहाँ ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी गर्मा भरी काम किया है और इन्होंने इस बार जो बीपीएससी में 67वें में 129वां नंबर ला करके जो रैंक में आ करके अपना नाम ऊंचा करते पूरे गांव का नाम ऊंचा किया है। लोगों को काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, दरअसल मैं थोड़ा वक्त लूँगा लेकिन आपको बताऊंगा कि आज जिनसे मैं मिलाने जा रहा हूं, सबसे पहले आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ये चंदन कुमार जी हैं जिन्होंने बीपीएससी निकाला है और इनको जो है आरडीओ का यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको आप ग्रामीण डेवलपमेंट ऑफिसर कह सकते हैं, पदाधिकारी कह सकते हैं आप, तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी भी कह सकते हैं। एज ए वीडियो से कनेक्टेड ये होता है। तो आइए सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं। चंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। चंदन जी, चलिए मैं ये खबर आप पूरी गौर से देखिएगा, वो भी जो गार्जियंस हैं और वो भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये आपको कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन में रहकर, दिल्ली मुंबई में रहकर जब कोई निकालता है तो ये आसान बात होता है। अपने क्षेत्र के यानी इस मधुबनी ज़िले में बहुत सारे लोगों ने निकाला है। 2-3 से हमने कांटेक्ट किया तो पता चला वो पिताजी के साथ मुंबई में रह कर के तैयारी करते हैं, पिताजी के साथ दरभंगा में रहकर करते हैं, कोई पटना में सेटल्ड है, यानी कि रूरल में रहकर, सेटल्ड होकर, घर में रहकर ऐसा करने वाले व्यक्ति को मैं तलाश रहा था जो हमें मिले हैं। तो चंदन जी, बताएं कि आपने कब सोचा था कि ये करना है? सबसे पहले आप ये बताएं कि कौन सा रैंक है और कितना कैसे क्या? देखिए, ये 67th जो बीपीएससी है उसमें वैकेंसी आया था और मैंने अप्लाई किया था और फिर मुझे अभी 129th रैंक आरडीओ पोस्ट मिला है। और ये जो तैयारी का जो मैंने सिलसिला जो शुरू हुआ था वो बैक इन 2021 में स्टार्ट किया था। उस समय कोरोना का दौर ही चल रहा था, बट रिजल्ट आया था यूपीएससी का। विशाखा यादव का मैंने वीडियो देखा और वो वीडियो मुझे गुज बम्प्स दिया। तो फिर मैं सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मुझे लगा कि कर सकता हूँ। इंजीनियरिंग में क्यों, मैं गेट दिया था और गेट में मुझे सफलता नहीं मिली 2 बार, तो फिर मैं सोचा कि अब मुझे बस सिविल सर्विसेज की तरफ ही रुख मोड़ना है। तो बाद में मैंने यहाँ का रुख किया और मुझे सफलता मिली फाइनली। तो बस अभी खुशी हो रही है। तो पहले किसी और चीज़ की तैयारी सोच रहे थे? हाँ, पहले मैं सोच रहा था कि गेट निकालूं, इसके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट जो भी जैसे एनटीपीसी, इसके बाद पावर ग्रिड, ये सब में मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनूं। लेकिन फिर मैंने, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम से ही ग्रुप डिस्कशन, एस्से, पोएट्री, ये सब में पार्टिसिपेट करता रहा हमेशा। और हर साल मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा मुझे प्राइज मिलता था। तो मैं लगभग 50,000 रुपीज़ वहाँ कॉलेज में जीतता था। और मुझे वहाँ से जो भी जजेज वगैरह रहते थे काफ़ी अप्रिसिएट करते थे। और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे बोलते थे ये फील्ड तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि और मुझे फिर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ जब मैं पेपर देखना शुरू किया था। मुझे लग रहा था कि अगर मेरा पीटी हो गया तो मैं मेंस तो निकाल ही लूँगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्टिव वाले जो लिखने का ये था, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ देखने के बाद। और ऐसा ही हुआ, पीटी निकला, मैं
बहुत कम ही समय था। आप 67th का देखेंगे तो काफ़ी विवादित एग्ज़ाम रहा। एक बार पेपर लीक होने के बाद फिर से री एग्ज़ाम हुआ 30 सितंबर को। इसके बाद लगभग 14 नवंबर को रिजल्ट आया पीटी का, और फिर से दिसंबर 30 या 29 को मेरा मेंस था, और तब तक मैं सिर्फ पीटी का ही फोकस कर रहा था। और लास्ट मोमेंट में मैंने अपना ऑप्शनल भी चेंज किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हिस्ट्री किया, क्योंकि समय बहुत कम था। मुझे लग रहा था कि कैसे भी मुझे बस इंटरव्यू राउंड तक जाना है। ये मुझे नहीं था कि सिलेक्शन से ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे एंटाइज करता था कि मुझे इंटरव्यू तक जाना है। मैं उस बोर्ड मेंबर से रिटायर्ड आईएएस वगैरह कैसे पूछते हैं, कैसा मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा, ये मैं हर रात सोचता था। और ऐसा हुआ, जब आप सपना देखना शुरू करते हैं और निरंतर उस पर काम करते हैं, तो जो गॉड होते हैं कुछ ना कुछ रास्ता खुद ही हर चीज़ क्लियर होता जाता है। और फिर आपको एकदम वो जो ब्यूटीफुल सनराइज वो बस आप देख पाते हैं, वो परपेचुअल डार्कनेस के बाद का जो होता है, तो बड़ा ही वो जो एक अलग ही मोमेंट होता है। फिर आप जैसे अभी मुझे ये मिल गया, तो मुझे सिर्फ जर्नी ही इतना हैप्पीनेस दिया। वो डार्कनेस जहाँ मैं हमेशा सोचता था कि क्या होगा, बाद में जब ये दिखा तो मुझे जर्नी ही सिर्फ याद आया। और वो जर्नी मुझे इतना अभी खुशी प्रदान करती है कि क्या बताऊँ। मैं ये भूल गया कि डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन से ज़्यादा कहीं ना कहीं वो जो है जर्नी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। कहीं न कहीं कहा जाए कि अगर किसी शायर ने जो लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, अगर मेहनत की जाए तो ऊपर वाला भी लिख देता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब मैं यहाँ से तैयारी शुरू किया तो काफ़ी चैलेंजेस थे यहाँ, क्योंकि आप देखेंगे मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ अभी बेसिक चीज़ों का भी मुझे लग रहा है कि लोग तरस रहे हैं इस चीज़ों के लिए। तो यहाँ क्या होता है, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो चाहिए अटेंशन ऐसा नहीं मिल रहा। और अभी भी लोगों का मानना है कि आप फिजिकल अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा हुनरमंद हैं। तो मुझे एक चीज़ हमेशा ये भी सुनने को मिलता था कि अरे ये क्या कर सकता था। मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि ये मोटिवेशन की तरह मैं लेता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो कोई नहीं किया है। मतलब ये चीज़ मेरा हमेशा से रहा, बिगेनिंग से ही। तो मैं सोचता था। और दूसरा एक और चीज़ मैं मेंशन यहाँ करना चाहूँगा, जैसे मैं कॉलेज अच्छा मेरा था, तो वहाँ अच्छे मेरे दोस्त आए। कॉलेज से पढ़ाई? मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मिजोरम यूनिवर्सिटी आइजोल से। तो वहाँ अमूमन अच्छे घर से ही लड़के आते थे, दोस्त बने। तो बातों बातों में कभी आ जाता था मेरे ये पापा ये हैं, मेरे रिलेटिव्स ये हैं, ये ऐसे पद पर हैं। तो मुझे लगता बड़े बड़े नाम आते थे। बड़े बड़े नाम आते थे, और मुझे उस समय थोड़ा खलता था ये चीज़ कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं ही एक ये है जो मैं इसका शुरुआत करना है मुझसे ही। मतलब मेरा कोई भी चपरासी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर खाता भी नहीं खुलेगा। तो आप भी जिस फैमिली से थे, ठीक है, आपने खाता खोला। अभी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं किया, दिल्ली में जाके गोलियां नहीं खाई, अपनी मौत नहीं दिया। लेकिन किसान एक ऐसा चीज़ है, जिस परिवार से आप थे, आपको मानना चाहिए था कि आप भी किसी छोटे परिवार से नहीं थे। भले ऑफिसर्स नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पेट भरने वाले तो इलाके से थे। हाँ, देखिए ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन इस वजह से ही मेरा एक पोस्ट प्रेफरेंसेस भी रहा। मुझे लगा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, यहाँ का जो ग्रास रूट लेवल पर जो रियलिटी है मुझे बहुत पता है, मैं जानता हूं। तो मुझे जो पोस्ट प्रेफरेंसेस भी दिया, तो मुझे लगा कि रूरल से जो भी जुड़ा है वो मैं काम करूंगा, क्योंकि वहां मुझे पता होगा। और एक सिविल सर्वेंट का काम भी होता है कि जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसे रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करना। तो मुझे लगता था कि वो चीज़ मैं बहुत अच्छा से कर पाऊंगा, वो जो है इम्प्लीमेंटेशन का काम। अगर मैं वो काम मिला तो एग्जीक्यूट बहुत अच्छा से करूंगा। तो अभी तो मैं बस उसी के लिए डिटरमिन्ड हूँ, और हर रात मैं यही सोचता रहा, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे लाइफ चेंजिंग जो मोमेंट रहा है वो मिजोरम जाना। क्योंकि मैं जब वहाँ गया, और ईमानदारी ये जगह से काफ़ी डिफरेंट था। बहुत ऑनेस्टी लोग हैं। हाँ, वहाँ जब मैं ऑनेस्टी देखा, क्योंकि मुझे जापान से बहुत लगाव था, और मैं बुक्स में पढ़ता था ईमानदारी ऐसे होता है वैसा होता है। फिर मुझे लगता था ये रियलिटी में मैं देखता कहाँ हूँ। बट वहाँ जब गया, कुछ चीज़ देखा, लोगों से इंटरेक्ट किया, तो मुझे लगा जब इंडिया इतना डाइवर्स है, एक इंडियन स्टेट में भी इतना मतलब
ईमानदारी है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ यहाँ से, मैं वहाँ से ही जीवन जीना सीखा। फिर वहाँ से ही कुछ मेरे मित्र बने जो बोले कि नहीं, तुम गांव के लिए काम कर सकते हो, तुम कुछ ऐसा करो जो वहाँ चेंज ला सको। तो फिर मुझे वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता रहा। हर टाइम यही लगा कि हो सके मैं कहाँ जहाँ जाऊँगा कुछ तो चेंज ला सकता हूँ ना। हर चीज़ बदलना नामुमकिन है, लेकिन स्मॉल चेंजेस से ही मुझे लगता है बहुत सारा डिफरेंस आता है। तो आपके ख़ानदान में ऑफिसर्स के खाते में पहले हैं? हाँ, पहले हैं। अभी तक तो मेरे जिनको भी जानता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ग्रुप बी का अभी तक या ए का जॉब किए होंगे। यहाँ तक कि जो मास्टर मिल जाएंगे बस। हाँ, बस मास्टर है। और मेरे गांव में भी आप देखेंगे तो बस अभी एक गुड्स गार्ड हैं, और मैक्सिमम लोग जो है ग्रुप डी में हैं, और फिर टीचर्स हैं, और एक स्टेशन मास्टर हैं। तो चलिए, बातें तो मैं बहुत करूँगा आपसे, लेकिन सबसे पहले गांव पे आते हैं। जब रिजल्ट आया तो घर का माहौल क्या था और गांव का माहौल क्या था? देखिए, ये रिजल्ट को लेकर हमेशा मेरे पापा, गांव में एक अलग ही चीज़ होता है कि यहाँ का जो मेन मकसद होता है कि बच्चे अगर बड़े हो जाए थोड़ा बहुत तो शादी। और मेरा ही मतलब ऐसे होता है कि जो बड़े होते हैं उनका शादी होना होता था। तो मतलब जब मैं बोलता था कि ऑफिसर का, मेरे पापा हमेशा मोटिवेट करते थे। सबसे ज़्यादा उनका ही ये रहा सहयोग कि कहीं ना कहीं वो मुझे बैकअप देते थे हर सिचुएशन में। ये गांव आप देख रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन उनमें भी उनका जो थॉट था बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। मुझे इंस्पायर बहुत ज़्यादा करते थे। कोई भी अगर कुछ भी किए तो मुझे सुनाते थे। उनसे एक भाव प्रकट होता था कि वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा कोई भी गवर्नमेंट जॉब करे और जल्दी करे। फिर मैं उनको बोलता था कि देखिए, बड़ा काम करने के लिए थोड़ा तो टाइम लगता है, तो आप थोड़ा रुक जाइए। तो फिर वो मुझे हमेशा यकीन उनको था कि कुछ ना कुछ ये अच्छा कर लेगा, ये हमेशा उनको लगता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हर तरफ से आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आपका बेटा, जैसे मैं इंजीनियरिंग किया, इसके बाद गांव में रहना शुरू किया, तो फिर वो जो टॉन्टिंग होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। फिर लोगों को लगता है कि मतलब कुछ भी नहीं है ये बंदा, अभी तो इसमें कुछ भी ये नहीं है। तो उनका भी कभी न कभी हौसला, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अगर कोई पेरेंट्स ये हैं तो बच्चे से ज़्यादा जवाब उनके पेरेंट्स को देना पड़ता है, क्योंकि हर टाइम आपको पूछेंगे आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ तक मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब मुझसे पूछते थे क्या करता है, तो मैं कहना नहीं चाहता था कि मैं बस प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं कुछ, मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसमें जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं, फेस्टिवल, वो सबसे मैं बिल्कुल अलग रहा। आप गाँव भी देखेंगे तो मैं बस साइकिलिंग के लिए निकलता था, कभी अपने डॉग के साथ बस वॉक पर जाता था, नहीं तो और हर चीज़ से मैं अलग ही थलग रखा। बस अपना घर में रहना है, रूम में रहना है, कभी इधर स्विच करना है, कभी उधर स्विच अपने टेबल को करना है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर सप्लाई भी रेगुलर नहीं रहता था। तो गर्मी के दिनों में काफ़ी, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता था। तो मैं स्विच करते रहता था, जहाँ भी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था वहाँ पढ़ता था फिर। और वही है कि अभी फाइनली गॉड ने कुछ तो ऐसा, ये उनका ग्रेस ऐसा हुआ कि अभी स्टेबिलिटी मिल जाएगा अभी, तो थोड़ा तो क्या बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जब रिजल्ट आया तो फादर्स लोगों का, मम्मी लोगों का, इन लोगों का रिएक्शन कैसा? देखिए, रिजल्ट जो था, जब से अतुल सर आए, मैं उनका बहुत बड़ा फैन बन गया है कि क्योंकि कहा जाता है कि एक लोग सिस्टम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब से वो चेयरमैन बदले हैं वो बता दिए कि एक इंसान भी अगर ईमानदारी से काम करे तो हर चीज़ बदल सकते हैं। आप अगर 67th का देखें तो हर चीज़ यहाँ बदला। यहाँ की जो ऑप्शनल पेपर है इसके 67th के बाद हटाया गया। 67th में जो ये ऑप्शनल था उसमें स्केलिंग को लेकर सजेशन मांगा गया था। इसके बाद हिस्ट्री में क्या हुआ था, एक एक जो सेक्शन था पहला वो शॉर्ट आंसर रखा गया था। ये पहली बार हुआ था। मतलब उनका मेन मोटिव था कि ऐसे बच्चे ना आए जो सिर्फ रट लेते हैं, और इसके बाद ऐसे बच्चे आए जिसमें समझ हो। तो फिर देखिए 68 में ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस हुआ। तो रिजल्ट का भी इनका ये था कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। तो ये 9th से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था और 20th तक चला था। तो उनका प्लान भी था कि उसी दिन 20 को ही रिजल्ट भी देना है, इंटरव्यू के जस्ट 2 घंटे के बाद। तो मैं भी काफ़ी टेंस रहा क्योंकि हर मीडिया में चलाया गया कि आज रिजल्ट है, रिजल्ट है। मैं 2 दिन सो नहीं पाया उस दिन, तो बिल्कुल नहीं। फिर 21 को भी
गया, उस दिन भी नहीं सो पाया। पापा को भी एक्साइटेड थे कि क्या होगा, लेकिन उनका यकीन था हर कोई का, मतलब जैसे मेरे पापा का मित्र है ये भी हमेशा कहते रहे, एक और टीचर है वो भी कहते रहे, क्योंकि जब मैं उनको आंसर शीट मतलब अपना जो कॉपी देखता था ना, मेरा मीडियम इंग्लिश था, जब भी जिसको दिखाता था तो लगता था कि नहीं, मुझे भी लगता था, जब भी मुझे थोड़ा डिमोटिवेट फील करता था मैं अपना आंसर जो रहता था वही पढ़ना स्टार्ट करता था। तो मुझे लगता था कुछ ना कुछ मिलना चाहिए मुझे, मतलब ये नहीं था, मुझे बस दो चॉइसेस था, BAS और इसके बाद RDO, और तीसरा मुझे था BES, बिहार एजुकेशन सर्विस। तो मुझे लग रहा था कि लियो भी मिल जाए, मतलब मन में तो ये था, लग रहा था कोई भी मिल जाए, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी मिल जाए, शुगर केन ऑफिसर भी मिल जाए, लेकिन बस आना चाहिए रिजल्ट, इसमें ये था। जब रिजल्ट आया फाइनली 28 को, तो सर का ट्वीट आया, मैं काफ़ी एक्साइटेड, एक मूवी देख रहा था, मूवी काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी, वो भी रियल लाइफ से ये था, और मुझे आंसू एकदम ऐसे ही निकल रहे हैं। बाद में एक्साइटेड इतना, जब PDF देखा मेरा रोल नंबर 26 20, इसके बाद 55 ऐसा था, बस 2 ही डिजिट दिया, एकदम पूरा मेरा क्या बोलो इतना ज़्यादा शिवरिंग हो रहा था। बाद में लगभग 5-10 मिनट तक एकदम कांपता रहा, फिर बताया तो 1 मिनट में ऐसा लगा कि हर चीज़ अब बदल गया, क्योंकि हमेशा मुझे लगता था कि ये चीज़ से अलग होना है, थोड़ा कुछ अच्छा करूं लाइफ में, तो इससे क्या होगा दूसरा कोई भी मोटिवेट होगा। क्योंकि देखिए अगर कोई आपके फैमिली में या कोई रिलेटिव्स में रहते हैं तो फिर उससे क्या होता है, आप हमेशा कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेते हैं, क्योंकि आप उससे हमेशा कोई ना कोई आना जाना होता है, आप उनसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ये एक जो कॉम्पिटिटिव का ये जो रहता है वो एनवायरनमेंट वो जनरेट होता है। तो फिर मुझे काफ़ी खुशी हुआ, मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश रहे, उनका भी हमेशा से था कि जॉब लगे। और देखिए छोटे जगह में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक ऐसा परसेप्शन है कि बोला जाता है कि भगवान से मिलना आसान है लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, हर तरह से यही सुनता आया। मतलब अगर कोई ग्रुप डी का भी ये निकाल लिया तो काफ़ी देखता था कि एकदम मुझे सुनना पड़ता था हमेशा, ये हुआ ये हुआ, तो मुझे अंदर से लगता था कि कभी कभी, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं ग्रुप A और B का कोई अप्लाई करूं, मैं बस गेट पर फोकस किया और मैं ये लिया। मुझे लगा जो भी मैं करूं तो कुछ प्रिपरेशन के साथ, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता था मैं कोई भी फॉर्म नहीं डालता था, बहुत लिमिटेड मैं फॉर्म डालता था। जैसे मुझे UPSC का पहले था प्लान, लेकिन मैं अभी तक UPSC का एक भी अटेम्प्ट नहीं लिया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पहला अटेम्प्ट कम से कम मैं एक स्टेप कम से कम मैं उसका ये करूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जो रहे वो बरकरार रहे। ऐसा नहीं कि मैं PT में ही फेल हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप नहीं रहेगा। तो यही है रीजन। अब अगर ये मिल गया तो अब तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगा, तो मैं फिर ट्राई करूंगा आगे कि कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो फिलहाल मैंने देखा, मैं अभी आ रहा था तो चौक पे लोगों से पूछा आपके फैमिली के बारे में, तो बताया गया कि आपके पिताजी डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने देखा कि लोग खुश थे। कई बार अपने यहाँ क्या होता है देहातों में कि ईर्ष्या भी होता है लोगों को, कि बताने के भाव से चेहरा से लगता रहता है कि आदमी क्या सोच रहा है। लेकिन मुझे 5-6 आदमी मिले, वो हर जाति के थे, कोई मुस्लिम थे, कोई किसी जाति से, कोई यादव थे, सब काफ़ी खुश देखे। और जैसे मैं कहता था आपके पिताजी का नाम कि फलां डॉक्टर साहब, तो 4 हाथ ऐसे हो जाता था कि ये रास्ता जाता है, ऐसे सर चलें क्या, ऐसा भी था। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, लगातार चंदन जी से बात चल रही है हमारी। आपको बताया कि चंदन जी अपने परिवार में जो है वो 4 भाई बहन में जो है वो तीसरे नंबर पर हैं, और जब तीसरे नंबर पर है तो 2 बहन बड़ी थी, तो बड़ी थी तो दोनों का शादी हो गया। तो अब परिवार में इन्हीं पे नंबर था, यानी इन्हीं का सेहरा सजना था। ये भी एक टेंशन इनके पिताजी को रहता होगा कि अब इसकी शादी भी करनी है, इंजीनियरिंग भी करा दिया, घर में ही है, जॉब नहीं कर रहा है, क्या कर पाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि इनके पिताजी का काफ़ी साथ रहा, इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हुए ये फोकस, ये खबर सिर्फ मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि सुदूर इलाके के एक बच्चे ने निकाला है, बहुत बड़ी बात कर दी है, नहीं, इनमें टैलेंट है। इससे मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी एग्ज़ाम देते रहेंगे और इससे ज़्यादा करके दिखाएंगे। मैं
ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपके 4 या 3 या 2 बच्चे हैं, एक से सक्सेस ना करे तो दूसरा करे, दूसरा ना करे तीसरा करे, कम से कम उनमें एजुकेशन तो आ रही है। कहीं ना कहीं अगर कोई कैरेक्टर की तैयारी करे तो टीचर बनना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो कभी भी निकाल के जब देखेगा हमारी एज जा रही है तो वो बंदा कभी भी दूसरा एग्जाम किसी में बैठेगा और उसको निकाल करके वो अपना जीवन यापन कर लेगा और फैमिली में अपना एक स्थान बना लेगा। यहाँ इस तरह के परिवार में ऐसे ज़्यादा भीड़ भाड़ में, इतना ज़्यादा प्रेशर में, गांव वाले के प्रेशर में रहते हुए जो इन्होंने काम किया है ये काफ़ी सराहनीय है। अच्छा, आपने तैयारी घर पे रह के किया? हाँ, मैंने घर से ही किया था। और एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे मेरे पापा का दोस्त है बच्चा खां, तो उनसे मतलब एक बार क्या हुआ था, इनविटेशन था प्रमुख भैया के यहाँ, तो आए थे। तो बोल रहे हैं कि जब से तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ, मतलब उनका भी एक डिजायर रहा होगा कि कुछ करे, मतलब उम्मीद रहता। तो वो मुझे बैठाए, इसके बाद मैं बैठकर बस खा रहा था साथ में। वो बोल रहे थे कि जब से सुनता हूँ बस यही सुनता हूँ कि तुम पढ़ रहे हो, कुछ कभी खुशखबरी नहीं आया कि अंकल ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुछ दिन का ही मैं बात कर रहा हूँ, तब तक मैं मेंस भी दे चुका था, पीटी भी दे चुका था। बाद में मैं जब अभी कुछ दिन पहले ही जब उनका मतलब काउंटर पर गया, मेडिकल उनका शॉप है, इतना वो खुश हुए। मैं बोला कि मैं आरडीओ वीडियो बन गया। वो इतना खुशी से, मेरा क्या बोलो कि मुझे लगा कि इतना खुश हुआ मैं अंदर अंदर जब उनको बोलने गया। बस वो देख के इतना एक्साइटेड होकर एकदम हग ऐसे ये किए कि मुझे काफ़ी ये लगा। फिर वो बोले मेरे गांव में अभी तक कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी नहीं था, बस ऐसा ही था, कोई गुड्स गार्ड है, कोई ग्रुप डी में है, कोई कुछ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट हम कह पाएंगे अब मेरे भी गांव में एक पदाधिकारी है। तो काफ़ी उन लोगों का जो खुशी देखा तो मैं भी खुश था कि एटलीस्ट ये है। तभी तो मैं बस ऐसे ही बोला, क्योंकि मैं लगा कि मुझे एक एक स्टेप का खुशी था खुद में, लेकिन मुझे लगा कि जब मैं पूरा हो जाएगा, ओवरऑल मेरिट में मेरा नाम आएगा, तभी मैं रिवील करूंगा सबों को। बस ऐसे ही बोला कि हाँ मेंस दिया हूँ, बट उतना मैं एलाबोरेट नहीं किया उस चीज़ को। बाद में उनका खुशी देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई उनका खुशी देखकर। और तैयारी मैं यहीं से किया, क्योंकि मैं जब दिल्ली में रहता था तो काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे। वहाँ क्या होता है कि आपका एक ये है कि आपको अच्छा दिखना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, मतलब जो आपका बेसिक चीज़ है ना वो भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा सोसाइटी ही होता है। लेकिन यहाँ क्या, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, हम वही चीज़ का, वो जो जजमेंटल का जो एक होता है ना, उसका हमें फिक्र ही नहीं होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यही एक रीज़न था कि मैं सोचा कि यहाँ से ही करूँ। और बाद में फिर कभी कभी ये हुआ कि लगता था कि जब बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि अरे वो गांव से निकलो, क्योंकि यहाँ चैलेंजेस काफ़ी थे। जब मैं न्यूज़पेपर भी नहीं मिल पाता था, जब भी अभी अब देखिएगा कि बाढ़ हमेशा आता है, तो अगर मैं ऑनलाइन कोई बुक्स मंगाना चाहा, क्योंकि इधर का भी जो क्षेत्र है बुक भी आपको नहीं अवेलेबल है, तो काफ़ी हम ऑनलाइन ही करते थे। अब वो जो डिलीवरी एजेंट था वो भी बोलता था कि हम आपके गाँव नहीं आएंगे, हम वहीं तक आएंगे। पेपर वाले को, जब न्यूज़पेपर वाले को मैं कांटेक्ट किया कि कम से कम मुझे आप न्यूज़पेपर देने आया कीजिए, तो बोले कि आप 1 लोगों के लिए मैं नहीं आ सकता। कितना रिक्वेस्ट किया, कम से कम आप 50 लोगों का ऐसा करो, 20 लोगों का, 30 लोगों। मैं बोला मैं खुद पढ़ाई करूंगा या मैं किनसे पूछने जाऊंगा। तो बाद में मुझे मोबाइल में ही काफ़ी मतलब ये होना पड़ता था, जूम करना होता था, सब्सक्रिप्शन लिया, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था, फिर नोट्स। करेंट अफेयर से तो आना ही था। हाँ, करेंट अफेयर्स, क्योंकि काफ़ी इसमें ये रहता है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी। इसके बाद मैगजीन भी एक हर मंथ का पढ़ना ही पड़ता था। तो खासकर जो बाढ़ का टाइम जो रहता था ना, मैगजीन भी मिलना बहुत मुसीबत बन जाता था। अब वो बोलता था हम मधेपुर तक ही जाएंगे, वहाँ भी जाना मेरे लिए मुश्किल होता था। तो यही सब चैलेंजेस थे। बट कहीं ना कहीं देखिए, हर लाइफ का 2 एस्पेक्ट्स रहता है। अगर आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं तो मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं मिलता है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, जैसे मुझसे कोई इंस्पायर हो, जैसे मैं किसी से इंस्पायर हुआ, तो मुझे लगता था मैं कुछ कर गया, तो यही मेरे लिए कहीं ना कहीं ये जर्नी का एक ऐसा हिस्सा बनेगा जो मैं किसी को सुना रहा हूँगा। और अभी यही बस ये है कि मुझे सुनाते हुए भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत मैं ओवरवेल्म हूँ इस चीज़ से। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता रहता है
तो वो भी एक इंसान है, उसका भी मन होता है कि बोलें, लोगों के पास बैठें, लोगों के पास हंसे खेलें, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो है लोगों से भी शेयर करें। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन उसको दबा करके वो सिर्फ एक फोकस रहता है उसका कि नहीं हमें मंजिल तक जाना है। तो बीच में जितनी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है वो चीज़ें, यही मैं इनसे सवाल करने वाला था, इन्होंने जवाब दिया कि ये सुदूर क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ये जो जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी तैयारी कर रहे थे, ये कोई मामूली चीज़ नहीं होता है, उसमें क्वेश्चन अजीब अजीब होता है। करंट अफेयर इस बार सबसे ज़्यादा था, मैंने जो है, और हिस्ट्री, ये 2-3 ऐसी चीज़ थी जिससे ज़्यादा था। जब एग्ज़ाम देके छात्र जा रहे थे झंझारपुर से, तो मैंने उन लोगों से इंटरव्यू करा था, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर रह करके जो किसी चीज़ को बुक भी किया जाता होगा तो वो पिन कोड देख के ही कहता होगा कि यहाँ तक डिलीवरी नहीं होगी। ऐसे क्षेत्र में हर चीज़ को मैनेज करना, अब जानिए कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था, और तब जाके इस बंदे ने जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज इस क्षेत्र का, इस गांव का नाम इतना ऊंचा किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। चारों तरफ आप देख सकते, एक बार ज़रा कैमरा दिखाइए, देखिए अभी भी कई बार ऐसा, मैं कई जगह इंटरव्यू किया हूँ तो पड़ोसी भी झांकने नहीं आता है कि चलो उसके घर में हुआ वो जाने, लेकिन यहाँ इस फैमिली से कितने लोगों को मोहब्बत है, इस परिवार से और इस लड़के से, इस बात का भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब जो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछने जा रहा हूँ वो खास छात्रों के लिए है और अभिभावकों के लिए भी है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूँ। तो चंदन जी, अब जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ वो खास तौर से जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को देखकर जिनकी मनोबल बढ़ी होगी और उन्हें लग रहा होगा, उनके गार्जियंस को भी लग रहा होगा कि नहीं हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, तो इस टाइप से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसे मैं चाहूँगा कि आप डिक्लेयर करें। सबसे पहले मैं पूछूंगा, कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? देखिए, मैं ये डिपेंड करता था कि कितने पोर्शन मुझे फिनिश करना है, कितना हो चुका है, कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है। तो मैं क्या करता था कि मैं बस फिक्स करता था, मेरा ये था कि एक सब्जेक्ट एक बार उठाना है, इतना फिनिश करना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, इतना फिनिश करना है, जो भी नोट है इम्पोर्टेंट है उसे अंडरलाइन करना है, एक अलग से एक मैं नोट्स बनाया करता था। तो मुझे लगता है कि मैं 7 से 8 घंटा, और एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भी हो जाता होगा क्योंकि मैं काउंट ही नहीं करता था। जब मैं कभी टाइम टेबल बनाता था तो मुझे लगता था मैं कम पढ़ता हूँ, और जब मैं ये फिक्स कर लेता था कि एक दिन में मुझे इतना पढ़ना है तो मुझे लगता था मैं ज़्यादा पढ़ पा रहा हूँ, और बस ऐसा ही मैं ये करता रहा। कभी टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाया, बनाता था लगता था मुझे बस 5, 6, 7 ही हो रहे हैं। जब मैं ऐसे फिक्स करता था मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता था अब 9 घंटे, बस 9 से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। इसके बाद मेरा म्यूजिक हॉबीज़ था तो वो मैं ये करता था। म्यूजिक में ऐसा मेरा लाइफ का एस्पेक्ट्स रहा है कि जब मैं क्या बताऊँ, मॉक देने गया था, मॉक इंटरव्यू के टाइम में, तो मैं हॉबीज़ में डाला था म्यूजिक। तो बोले कि देखिए म्यूजिक आप क्या कीजिए, बॉय हैं तो आप कुकिंग डाल लीजिए, इससे क्या होगा आपको लीड मिलेगा, खासकर गर्ल्स ये चीज़ करती है, ऑप्ट आपको लीड मिलेगा। बट मैं उनका भी बात नहीं माना क्योंकि मुझे लगा ये मुझे एक ऐसा म्यूजिक रहा जो हमेशा से ही मुझे बहुत ज़्यादा, उससे बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल सॉन्ग थे, बहुत सारा ऐसा, मैं बचपन से ही बहुत टाइम देता आया था, तो मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइंग ये चीज़ नहीं लग रहा था और मैं वो रखा। और लकीली बहुत सारे लोगों को म्यूजिक से नहीं पूछा गया था क्वेश्चन, मुझे म्यूजिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे एक बोर्ड मेंबर, इसके बाद कॉलेज से पूछे और मेरा हिस्ट्री से पूछे। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई डिफ़िकल्ट चीज़ भी कुछ पूछा गया हो, बस इतना मेरा भगत सर का बोर्ड था। लकी मैं इतना फील कर रहा हूँ कि बस ऐसे ही मुझे लग रहा था कि एक दादा और पोता के बीच में जो संवाद हो रहा है, बस वैसा ही नॉर्मल चीज़। आप विशेषता बताइए, आपको म्यूजिक क्यों पसंद है, पहले के म्यूजिक अभी तक चले आ रहे हैं, आजकल का आता है जाता है, क्या रीज़न है, पहले आपको लिरिक्स अच्छा लगता था या म्यूजिक अच्छा लगता था। तो ये मतलब एक सिविल सर्वेंट का मुझे लगता है मेन ये नहीं रहता इंटरव्यू में कि वो आपका नॉलेज चेक करे, नॉलेज आपका पीटी और मेंस में हो गया, बस आप प्रेशर को कैसे डील कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कैसे आप अगर नहीं भी जान रहे हैं तो वो सब चीज़। मैं ये चीज़ में काफ़ी लकी फील कर रहा हूँ, मेरा जो इंटरव्यू जो हुआ काफ़ी अच्छा रहा और लंबा भी रहा। अच्छा, मोबाइल का इस्तेमाल कितना करते थे आप? मोबाइल का तो बहुत ज़्यादा रहा क्योंकि मैं क्या बोलूँ, इसका बहुत इस्तेमाल किया। जब मैं बिगेनिंग भी किया तो वीडियो देखता था, क्योंकि मैं शुरुआत किया था तभी मैं
इंटरव्यू का वीडियो देखता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि पहले पीटी मेंस करना है, बस मुझे जानना, अरे मैं जाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा, मेरे पास मीडिया आएंगे तो मैं ये बोलूंगा। मतलब मैं शीशा के सामने जाता था और इसके बाद यही खुद से ही ऐसे बोलते रहता कि ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा ऐसा हुआ ऐसा, मुझे मतलब खुद ही मैं बात करते रहता था। और इंटरव्यू का ही मैं वीडियो देखता था उसमें हमेशा। और इसके बाद फिर करंट अफेयर्स का मतलब बहुत हेल्प मिला मोबाइल से। अच्छा, फेसबुक, यूट्यूब ये सब अपने लिए मतलब पढ़ाई से हट के भी इस्तेमाल किया इन चीज़ों को? देखिए कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं कभी इंस्टॉल किया कभी अनइंस्टॉल किया, वो डिपेंड करता था। जैसे मेंस हो गया तो थोड़ा देर दिन रिलैक्स करता था, पीटी हुआ थोड़ा दिन रिलैक्स किया, तो जो जब करता था तो मैं पूरा उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ करता था। अगर गैप लेना है तो उस समय गैप लेना है, कि फेसबुक ही चलाना है तो बहुत एक्टिव रहना है, और इसके बाद पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में एक्टिव रहना है। तो ये मेरा रहता था। जब पढ़ाई करता था, जैसे एग्जाम रहा 2 महीने 3 महीने, तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज नहीं करता था। तो सिर्फ मैं व्हाट्सएप भी इंस्टॉल करता था, अनइंस्टॉल करता था, सिर्फ टेलीग्राम रखता था कि वो हेल्पफुल रहता था, और फिर यूट्यूब रखता था। बाकी फिर मैं अनइंस्टॉल कर देता था। एग्जाम ओवर हुआ फिर से इंस्टॉल, फिर से इंटरेक्शन, जिससे रिफ्रेश रहे, ये ना लगे कि हम बिल्कुल कट चुके हैं। वो फ्रेंड जोन भी मेरा रहे। और कभी कभी अगर ये होता था तो देखिए मेरा फ्रेंड कुछ रहे, जैसे नीलकमल पासवान थे एक मेरा फ्रेंड, तो जब भी प्रेशर ये होता था, हम ऐसे क्षेत्र से हैं यहाँ हम हर चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको समझना थोड़ा मुझे लगता था कि नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो मेरा फ्रेंड जोन था वो हर चीज़ हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप बोल दीजिएगा कि हम डिप्रेस फील कर रहे हैं या मुझे थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब मुझे नहीं लगता है कि कुछ उस लेवल में जाकर वो समझ पाते होंगे। लेकिन जब मैं फ्रेंड को बोलता था कि ये जर्नी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कभी कभी लो फील होता है, लगता है क्या होगा नहीं होगा, तो कुछ ऐसे फ्रेंड होते थे बोलते थे कि मुझे यकीन है कि हो जाएगा, करते जाओ। क्योंकि मैं जब भी उनसे बात करता था बस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता था, जो पढ़ता था मुझे लगता था थोड़ा डिस्कस कर लूँ। कोई मेरे फ्रेंड क्या हो जाते थे, इससे इरिटेट भी हो जाते थे कि उनके पसंद का नहीं होता था। फिर वो बोलते थे जब भी करो ना तुम पढ़ाई का ही बात स्टार्ट कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा भी कर लिया करो, तो उनके लिए भी ये कभी कभी इरिटेटिंग होता था। लेकिन मेरे लिए क्या होता था, मुझे लगता था कि मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, बार बार एक चीज़ को मैं बोलूँ, नहीं भी वो इंटरेस्ट है फिर भी मैं उनसे पूछ रहा है कि हाँ बताओ ये कब हुआ, क्या हुआ, तुमको पता है ऐसा भी हुआ है, कम से कम ये चीज़ तुमको जानना चाहिए। तो कुछ फ्रेंड्स थे इंटरेस्ट लेते थे, कुछ थे कि उनके इंटरेस्ट का नहीं होता था, तो बोलते थे कोई दूसरा बात ही किया जाए। तो ये सब का बस। खाने वगैरह का क्या आपका सिस्टम रहता था? एक सिस्टम बंधा हुआ था या चलो जब मिल गया खा लिए, कैसे? देखिए मेरे घर में कुकिंग का बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी कुकिंग मतलब एजेड हैं थोड़ी, तो मतलब उनको काफ़ी ये रहता था, तो कुकिंग कभी कभी मुझे ही करना पड़ता था जब वो नहीं बनाती थी। और इसके बाद फिर ये टाइम फिक्स नहीं होता था कि अभी ये करना, कभी कभी खुद से ही बनाना होता था। तो और मतलब क्या बताऊँ, फिक्स नहीं होता था शेड्यूल कि कोई भी इसी टाइम में खाना है, जब बना तब खाना है। अब भी तो आपके फैमिली में वैसा ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस पद पे गए हैं, सरकार आपको भवन देगा, रहने के लिए घर देगा, शादी यहाँ ज़रूर होगी लेकिन पूरा फैमिली लेके आप वहीं रहेंगे, तो फिर यहाँ खाना का कैसे, फिर यहाँ का क्या होगा, सोचा कभी? देखिए क्या होता है, एक चीज़ मैं हमेशा, लोगों का जो थॉट है वो प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। आप दूसरे कंट्री में देखते हैं, अगर 80 इयर्स का कोई है, 90 इयर्स का, वो भी लगते हैं कि यूथ है, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन गांव में क्या है, ऐसा सोसाइटी है कि आप कर सकते हैं वो चीज़, फिर भी आपको बताया जाएगा कि मतलब उनमें ऐसा थोपा जाता है कि वो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब एक एज के बाद आप खाना बनाने ये नहीं, तो वो खुद भी मान लेती है ये चीज़। जब आप मान लेते हैं ना कोई चीज़ मेरे से ये नहीं होगा, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं वो चीज़। आपको हमेशा वो जो है हौसला है ना, हमेशा करना होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। और मैं अपने मम्मी को भी हमेशा यही करता रहा, आप यकीन नहीं करेंगे, और वो बनाती है। कभी कभार ये ऐसा होता है कि जो नहीं, और उनमें भी हौसला आ गया। हम बोले कि दूसरा जब ये बोलती है कि आप नहीं कर सकती हैं, तो आप बोलेंगी क्या कि आप ही खुद ही मेरा हेल्प कर दीजिए। कोई आती है
है, तो फिर उनको भी धीरे धीरे ये टाइम लगा थोड़ा मुझे, लेकिन अब वो कभी कभार ही ऐसा होता नहीं बनाती है, नहीं तो हमेशा वही बनाती है। उनका भी हौसला बुलंद हो गया। मैं बोला कि आप अगर बैठ जाएंगी तो आप उतना स्वस्थ भी नहीं रहेंगी। मैं क्या होता था, देखिए गांव में ऐसा नहीं होता कि आपको टैप मिल जाएगा, जल्दी आप जस्ट उसको ये का टर्न ऑन किया और आपको पानी मिल जाएगा, आप ये कर। मैं उनको बोलता, जब मैं खाना भी बनाता था मैं बोलता था कि आप बकेट में पानी वगैरह मत रखा करो, आप कोई भी चीज़ धोना है तो वहाँ जो कम से कम जितना आप स्टेप्स चलेंगे उतना आपका क्या होगा, कैलोरी बर्न होगा, तो इससे भी आपका आप स्वस्थ रह सकते हैं। मैं जब भी खाना रखता था मैं हर चीज़ दूर रखता था, कभी पानी नहीं, मुझे सब्जी धोना है मैं जाऊँगा, इतना कम से कम मैं चला, फिर आऊँगा, फिर एक एक चीज़ को, इससे मेरा क्या होता था, एक्सरसाइज भी हो जाता था। तब ये उनको भी मैं समझाता, कभी बकेट में पानी मत रखो, डालना है आप एक एक चीज़ करो जिससे आप चल भी पाओ और उससे आप स्वस्थ भी रह सकती हैं। तो बस वही थोड़ा उनको भी आप बहुत ज़्यादा वो सीख गई हैं ये चीज़। तो मैं इस वक्त में बात कर रहा था, आपको बताऊं कि हमारे भी फैमिली में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, तो मैं जो देखता हूं अपने यहाँ का हालत, ऐसे बेटों से पैसा आपको बहुत आता है, इज्जत आता है, लेकिन माँ बाप को अगर खाना बना के खिलाने की बात इस तरह की आती है तो माँ बाप भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि ये भी खाना बना लिया करते थे, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट को खाना बढ़िया बनाने आता है, ये पढ़ के आए हुए थे, बना लेते थे। अपने यहाँ लोग नौकरानी से और नौकर से कपड़ा और खाना ये दो चीज़ पसंद नहीं करता है। यहाँ पे कितना भी बढ़िया दूसरे घर की महिला खाना बना के देगी, तो जब तक खुद से उनकी महिला बेटी हो या पुतौ नहीं बनाएगी तो यहाँ का लोग दूसरे के हाथ का पता नहीं। अब एगो हमारे भाषा में मिथिला में कहा जाता है अरगनय, तो अरगता नहीं है दूसरे के हाथ का, तो कहीं ना कहीं अपना पुतौ होना जरूरी है। तो हमें लग रहा है कि अब इनके शादी के साथ साथ इनके छोटे भाई का भी जो है शेयर करना चाहूँगा ये चीज़। जब काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे कुकिंग में, तो फिर एक आंटी आई हेल्प करने के लिए। तो वो क्या हुआ, देखिए ये सोसाइटी ऐसा है कि अभी हम बोले कि एजुकेशन या लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो कुछ लोग क्या हुए, ये जो है प्रोटेस्ट या बॉयकॉट ये करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से हैं। और मेरे फैमिली में मैं हमेशा बोलता था कोई भी कास्ट का हो, बस सफाई सुथरा ये है। तो वो आंटी आना शुरू की, कुछ लोगों का ऑफ कोर्स विरोध हुआ, लेकिन मैं बोला उनका मत सुनिए, अगर वो इंसान है, ये चीज़ मेरे फैमिली में ये नहीं ये होगा। तो फिर वो बनाती थी, हम लोग खाते भी थे, अभी भी वो आती है और इसके बाद बना देती है जब भी बीमार रहती हैं। तो उनका काफ़ी खाना बनाने में उनका बहुत सहयोग रहता है। सेटलमेंट हो गया। हाँ वो हो गया, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे। अब मुझे पढ़ना है, कभी तो मैं बना लेता था, अब हर टाइम अगर हो तो मुझे भी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन टाइप का फील होता था। फिर हम बोले कि शादी के लिए मतलब सिर्फ अपना ड्रीम्स को गिव अप कर कर और आप शादी कर दीजिए सिर्फ इसी में, कि खाना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं ये हमेशा ये बोलता था कि खाना के लिए आप शादी कर लो, ये एक अच्छा फैसला नहीं है। मैं कभी भी ये मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगता था। मैं बोला कुछ ऐसा कीजिए, हर चीज़ का एक वे होता है, चाहे प्रॉब्लम कितना भी कम्प्लेक्स क्यों नहीं है, कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। फिर वो एक एंजल के तौर पर आई, फिर कितना भी लोग उनको, मतलब ये भी होता है कि गांव में कि क्या बोलूं, एक अलग ही चीज़ हो जाता है कि उनके यहाँ जा रही हैं, उनका भी डिमोटिवेट करना लोग शुरू कर दिया। क्या मतलब उनका जो एक होता है प्रेस्टीज के साथ, या उनका जो मान सम्मान ये जो होता है, उनको ठोस पहुँचाना शुरू किया कि आप नौकरानी ये वगैरह करना। लेकिन फिर भी वो मेरे फैमिली से उनको इतना प्यार मिला, या कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन टाइप का नहीं। वो बोली दुनिया कुछ भी कहे, मुझे यही करना है। और अभी भी वो हेल्प करती है, जब भी कभी भी हम लोग का ये होता है तो आती है, खाना बना देती है। तो अब तो मुझे लग रहा है अब उनके लिए भी थोड़ा अच्छा, अगर वो कर रही है तो कुछ तो हम भी तो उनके लिए कर पाएंगे, तो फिर तो एक मैसेज जाएगा ना। तो चंदन जी, जो छात्र इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनको तैयारी करना चाहिए? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नेवर लेट योर ड्रीम स्लिप अवे। ओके, यू हैव टू कीप ऑन ड्रीमिंग ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लोग ऐसे ही सजेशन देंगे, क्योंकि आपका क्या सिचुएशन है, आप कैसे हैं आपको पता है। लोग अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंसेस से सजेशन देंगे, तो आप सुनिए। ऐसा नहीं कि आपको विरोधाभास करना है, बस सुनना है पोलाइटली, लेकिन आपको खुद ही करना है, आपको डिसाइड करना है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया, इसके बाद मैं डिसाइड करने में मुझे 3-4 महीने लगे, मैं कुछ नहीं किया उस टाइम में। मुझे लगा मुझे एक फील्ड चूज करना है और उस फील्ड में मुझे तब तक करना है ट्राई जब तक हो ना जाए। तो
बाद में मैं कोई भी ये नहीं किया, सिर्फ मुझे लगा अब करना है तो सिर्फ यूपीएससी और बीपीएससी ही करना है, दूसरा कोई भी फॉर्म्स नहीं डालना। तो ऐसे ही आप अपना एक गोल सेट कीजिए और फिर आप क्या कीजिए, लगातार उस पर उसको जिंदा रखना। कब ड्रीम्स को कैसे जिंदा रखा जाता है, जब आप उसे हार्ड वर्किंग आप करेंगे, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप सपने देख रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको सफलता मिलेगा। फिर आपको लगेगा कैसे मिल गया, मतलब इस टाइप का ये होगा कि लगेगा कि 1 मिनट में ना जिंदगी एकदम अपसाइड डाउन हो गया है, इस टाइप का मतलब फीलिंग आपको आएगा। लगेगा जो आपके रिस्पेक्ट थे, जो आपके क्या बोलो बिछड़े फ्रेंड्स थे। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा, यहाँ जब मैं रहता था मेरे एक भी क्लोज फ्रेंड नहीं थे, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी खलता था, जहाँ भी जाना है अकेले जाना है, खुद से ही जाना है। तो मुझे लगता था अगर मैं बाहर रहता था तो एटलीस्ट किसी न किसी को लेकर जाता था। तो एक दिन मैं अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे ये चीज़ लगता है कहीं भी कोई एंजॉयमेंट का ये नहीं है, जहाँ जाना खुद से ही जाना है। मैं बात भी शेयर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उस लेवल का मुझे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। वो बोला कि जब तुम कुछ बन जाएगा ना तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड आ जाएंगे। हाँ, जिंदा हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने फील किया जब से मैं ये किया। जो कभी बात नहीं करते थे 4-5 साल में, वो भी कंग्रेचुलेसन ये हो। तो मुझे अब लगा कि सच में वो जो बोल रहे थे जब कुछ कर जाएगा तो तुमको फिर डिसाइड करना का कौन फ्रेंड रख के और कौन फ्रेंड को मतलब हटाए, ये सोचना होगा। तो बाद में ये चीज़ मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स का बहुत रोल होता है। कुछ फ्रेंड्स अगर आपको देखिए नेगेटिव जो टॉक्सिक टाइप का जो लोग हैं उनसे आपको हमेशा दूरी बनाकर रखना है। हमेशा ऐसे लोग के साथ रहना है जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, चाहे आप कैसा भी जगह में है, अप्रिसिएट करते हैं आपके हर काम को, छोटा में भी अप्रिसिएट करते हैं। वैसे लोग को आप दोस्त बनाइए। दोस्त लिमिटेड हो लेकिन अप्रिसिएट करने वाला हो, आप बहुत आगे जाएंगे। तो बस दोस्त सोच समझ कर रखना चाहिए। और बस मेरे क्या बोलूं, मेरे पापा का बहुत रोल है ये में। मुझे लगता है एक बैकअप देने के लिए ना कोई भी चीज़ आप करते हैं तो अकेला नहीं कर पाते हैं, तो उसमें काफ़ी ये रहा। आप देख सकते हैं पापा का नाम आते ही भावुक हो जाते हैं चंदन जी। तो ये इस वक्त में जो हम आए थे काफ़ी मोटिवेशनल बात इनका रहा, स्पीच रहा। एक लंबी ज़रूर हो गई है इंटरव्यू, लेकिन चूँकि मैं बताऊं कि इसमें जो भी बातें थी वो काम की ही थी, कुछ भी हटाने लायक था नहीं। जैसे एक हमारे यहाँ एक पेड़ होता है, पूरे इस इलाके में अब कम है, जिसको शीशम बोलते हैं। तो उसमें 2 तरह की लकड़ी होती है, एक आसार होता है और एक सारिल होता है। तो ये सारिल वाला ही बात है, इसमें आसार था ही नहीं जो इसको हम साइड करते या काट के हटाते किसी बात को। प्योर एकदम 100% इन्होंने सही कहा। अब तो जो पहला क्लास में भी कभी एक बार मारपीट हुआ होगा, वो इसको भी याद होगा कि तो नेटा पूछ देने रहियो, तो किताब फाड़ देने रहिए, ये फलने अच्छी है। अब ये किस्सा आम हो जाता है। हाँ, तो ये बात होता है जब राम जी का कहीं पे आपको सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू होता है तो बहुत सारे प्रवचन होते हैं, तो उसमें उस वक्त में उन्हीं की बात होती है। तो इस वक्त में ये प्रकट होने वाली बात हो जाती है। ऐसे सुदूर इलाका में किसी को कितना महिला तो समझती भी नहीं होगी, तो उसको कहा जाता होगा कि आप फलना चीज़ बन जेते, तो समझ गए कि हाँ बुझ गए बउआ आप ऊपर चल गए। तो हाँ आबेते तो गाड़ी से हेते, ओहिमे लाल बत्ती लगल हेते, आबेते नौकर चाकर हेते, संग में ई हेते, एना हेते। तो ये बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है चंदन जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया तो मुझे जानकारी मिली। मैं गांव में था नहीं, 2-3 दिन से मैं बाहर ही था, मोबाइल वगैरह ऑफ था, इसीलिए मुझे आइडिया भी नहीं था कहाँ क्या है। फुलपड़ा साइड का और 1-2 आइडिया था, लेकिन आपके बारे में नहीं था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूँगा कि अब यहाँ पे आपके पिताजी आए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। तो अब मैं उस शख्सियत से मिलाता हूँ जिन्होंने काफ़ी झेला है, बर्दाश्त किया है, इनके ऊपर में लगाया है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इससे पहले इनको इंजीनियरिंग कराया, उसमें भी पैसे लगते हैं, हॉस्टल खर्च लगते हैं, पढ़ाई में पैसे लगते हैं। और वो बंदा चाहता तो वहाँ से कैंपस सिलेक्शन करके वहाँ से जॉब में जा सकता था। वो भी जिन्होंने इंजीनियरिंग किया उसमें भी सैलरी ऐसा नहीं कि कम रहता है, उसमें भी फर्स्ट क्लास सैलरी सब कुछ रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी पर नहीं जाकर सीधा घर लौटे और यहाँ तैयारी किया, तो कितना झेलना पड़ा होगा पिता को। तो आइए इनसे मिलवाते हैं आपको। शोभा कांत यादव जी इनका नाम है, लेकिन दरअसल में बताएं तो ये डॉक्टर साहब के नाम से, शोभा डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर है। जी आपका स्वागत है। थैंक यू। तो कब आपको लगने लगा था कि जब रिजल्ट आया आपके लड़का का, तो माहौल क्या था घर का? देखिए रिजल्ट से पहले मैं जानता था कि मेरा लड़का होनहार है, किस करके आएंगे। हमको पूरा अभिलाषा था। हमारी पत्नी बीमार रहती थी, हम उनसे पूछने के जाते थे, देखो बेटा मेरा काम करे अच्छा,
तुम इस पर कष्ट रहते हुए किसी को खाना खिलाओ, जाकर कान लग कहती थी ताकि बेटा ना सुन पाए, उनको डिस्टर्ब ना हो। तो लेकिन मूर्ख पत्नी थी मेरी, इससे मुझे सीख मिला जब हम बहुत गलती, हमको भगवान क्या लिखा था जब मैं एक अशिक्षित लड़की शादी कर लिया, जब मेरे बेटा को डिस्टर्ब हो रहा है, हम कहे देखो मेरा बेटा को बहुत यहाँ जो है से खलेगा, तुम जाकर खाना बना लो थोड़ा। कहा हमसे नहीं होगा, आप मैंने चाहते हैं जान चला जाए, लेकिन मैंने ऐसा आप आदमी है, हम कहले तब सोचे कि भाई इनको तब इच्छा नहीं है, तो हम उसके बाद अपने से बना लो बेटा तुम। कल हम हेल्प करेंगे तुमको, नहीं पापा आप छोड़ दिए हम बना लेंगे। तो कल ठीक है, हम जब सोचे कि जैसे थोड़ा जी क्या बनेगा, तो आज खिचड़ी बना लेते हैं, ये समय कम लगा। कल ठीक है बेटा बना लो, उसमें थोड़ा घी डाल देना है, ये सब कुछ है। तो हम ये जानते थे मेरा कि बेटा किस करने वाला है, तो हमको काफ़ी मन लग रहा था, कमाने में भी मन रहा था, अब बेटा जो कहता सुनने में अच्छा लगता। कभी काल बेटा से होता था कि जब बच्चा को देखते थे, हम रात में उठते थे मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो हम झाँक कर देखते थे केवाड़ी के छिद्र से कि मेरा बेटा कैसे पड़ा। उसको देखते कि जब उसको नींद आने लगता था तो निकलता था, ट्यूबवेल पर जाता था, पानी छिड़कता था, मुंह साफ करता था, उसका फिर जाता था, थोड़ा देर कुर्सी पर देखते पढ़ता था, उसके बाद देखते थे फिर जब पढ़ते तो 3 घंटा हम जगे रहते थे। जो कब तक इनका रूटीन बनता है, कब ये सोता है, इसका भी हम पता लगाना शुरू किए। हम देखे कि ये 2-2 बजे 1:30 बजे तक ये पढ़ रहा है। हमें पत्नी को बोले देखो ये अपने मन से उठा तब मुझसे उठाना, तुम घर झाड़ मारने के लिए नहीं कहता उठो बेटा उठो, क्या वो हम देख रहे हैं कब वो सोया है। इनको बताए क्या कि मूर्ख है, हम बताए कि अपने बेटे के लिए जो इतना पढ़ रहा है उसको फिर नींद का भी जरूरी है, उसको कब उठना चाहिए। हम कहते देखो ये खाने के लिए अपने उठेंगे, तुम उसको मत बोलना, जब उठेगा तुम उसको खाने के लिए देना। तो मैं सोच रहा था कि मेरा बेटा अच्छा करके क्या नाम ऊँचा करेगा। अब वैसे तो सब हिलता है, लेकिन दिशा के विपरीत दिशा में चलने वाले ही तैराकी होता है। तो मेरा बेटा कम खर्च में अच्छा काम करेगा, इससे मुझे जब तक जिएंगे मुझे गर्व रहेगा कि मेरा बेटा कम खर्च में जो 50-10 वर्ष तक जो है पटना दिल्ली में कोचिंग करके नहीं कर पाया, अब मेरा बेटा सीमित करके दिखाया, तो उससे मुझे क्या गर्व चाहिए। बहुत अच्छी बात किया मेरा बेटा, सोचा कि मेरा पिताजी का क्या आर्थिक स्थिति है, कितना उनको कष्ट हो रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, हम कितना सीमित खर्च के से निकले वो मेरा बेटा जान रहा था। बिल्कुल मैं बेटा का भी आभारी हूँ, जो बेटा ने मुझे जो 10 लाख 20 लाख में करेगा हमको 5-10 में करके दिखा दिया। क्या हो घर पर क्या खर्च मेरा था, अगर पटना रखते तो कितना खर्च था, कम से कम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। पटना में कोई फ्रिजी देता है, कोई विद्या विहार देता है। अब मैं सकूँ सब बच्चा को हम पहले दिए ज्ञान भारती दरभंगा, उसके बाद बच्चा मेरा से सुपर 30 में जो है आनंद कुमार का उसमें भरा, तो हुआ तो 2 साल का NIT मिल गया। NIT में खर्च किया हमने, खुशी से खर्च किया। जब NIT मिला तो कहे बेटा इंजीनियर बनेगा, वहाँ से जो कैंपस हुआ का पापा इसमें नहीं जाएंगे। तो हम 1-2 आदमी से पूछे कि मेरा बेटा जो है कह रहा है नहीं जाएंगे, तो क्या, तो कहा कि कुछ आदमी ऐसा बोला जो है छोड़ दीजिए, उसका मन कुछ है अभी ये छोड़ दीजिएगा तो फिर बाद में क्या होगा नहीं होगा। हम बेटा के पास किस नहीं बोले, हम सुने सब आके ले मेरा बेटा को जो इच्छा वही होने देंगे हम। उसके बाद जब बेटा तैयारी किए तो अब सोचे कि अगर बेटा को हो सकता है इस बार फिसल जाए, इसको मन जो टूट जाएगा तो 2 लाख रुपये फीस करे 3 महीना पहले। बेटा ये 2 लाख रुपया तुम फीस कर दो, तो अगर तुमको बाय द वे नहीं हो, हाँ, तो हम सोचे कि बेटा को वहाँ प्रभाव पड़ेगा जो हमारे पास अगर मान लिया नहीं जॉब होगा तो उसके विकल्प में हमको किस उसको पैसा होना चाहिए। कहा बेटा 10 लाख 2 लाख की है, कहे 10 लाख तुमको मिलेगा अगले साल, हम 8 लाख तुम्हें, इनको 2 लाख की, उनको 2 लाख की, कहे इसको भी दे देते हैं 2 का इनके नाम से 2 लाख। देखिए 2-3 महीना पहले इनका फिक्स कर दिए थे ताकि मेरे बेटा पर किसी तरह फीलिंग ना हो कि मेरे हमारा बेटा ताकि नीचा मुड़ कर नहीं देखे, जब हमको इस पर कोई माइंड का असर नहीं बचा पड़े, इसके लिए मैंने बच्चे पहले कर दिए। हम सोचे इसको 28 तारीख रिजल्ट होने वाला था, हम कहीं इलाज करने के लिए सब पहले चले जाते थे। अब कहा पापा आज हमारा रिजल्ट होने वाला है, मुझे बता दिया है। हम सोचे अगर बाय द वे बेटा को अगर 8 से 2 महीने में आता है तो वहाँ हमको हौसला कैसे हम बढ़ाएंगे, इसलिए हम घरे में रह गए। बेटा 3 बजे आकर पापा हमको RDO में हो गया है, क्या ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात हुई। हाँ, और समाज भी खुश, सब खुश हुआ। समाज में काफ़ी अच्छा रहा। हाँ काफ़ी। मेरा बेटा जितना कहिए उससे बहुत, इसका क्या बताऊं, मेरा बेटा जो मैं किया वो खड़ा उतर के दिखा दिया। आज इससे दुनिया को सीख लेना चाहिए, जो ऐसे ही लड़का जो करने का जो मन बना देता है करके दिखा देता है। मेरा बेटा तो सब कुछ कर दिखा दिया, हमें काफ़ी खुशी मिल रही है। अब तो उस रोज हम खाना भी नहीं खाए, हमको इतना खुशी लगा कि हम खाना नहीं खाए। हमको क्या नहीं, हमको परिवार बोले क्यों नहीं खाना खाते, हमको लिखा है हम पेट भरा हुआ, हमको नहीं खाना अच्छा लग रहा है, हम खाना खा लिए हैं। सब कहते क्यों नहीं खाए, हम कहे 2 रोटी खा जाए, हम कल खाना हम खा लिए, इतना हमको खुशी मिला। खुशी हमको खाना भी भूल गया हमने। तो अब अपने बच्चे को क्या कहना चाहेंगे, जिस पद पे जा रहे हैं, तो
इसके लिए क्या आशीर्वाद और क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे बेटे, मेरे जो बच्चा मुझे कर दिया है उससे मुझे काफ़ी खुशी मिला है। ये एक विद्वान लड़का है, एक पदाधिकारी, उनको मैं क्या कहूँ, वो अपने समझदार हैं, वो अपने स्तर से जो करेंगे वो बिल्कुल वो मुझसे जो वो कर देंगे उसका मैं मान्य करूँगा, क्योंकि एक समझदार आदमी को मुझसे समझदार मेरा बेटा बन गया है, पदाधिकारी बन गए हैं, तो उसका मैं क्या बताऊँ। वो अपने वो निर्णय लेंगे, वो अपने जो करेंगे वो उसका मान्य होगा। हम ये व्यक्ति है ना, हम भी शिक्षित हैं, मेरा बेटा पदाधिकारी बने हैं, अब उसको हम कहें ये करो, नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। उनका जो मन वो करे, मैं जो करेगा सो नहीं करे, उसके लिए मैं संतुष्ट है, पूरा खुश हूँ, क्योंकि मेरा नाम को आप मर जाएं लेकिन मेरा नाम को ऊपर उठा दिया है। जो एक डॉक्टर साहब का लड़का BDO साहब बन के आए हैं, मुझे उसी बगैर अब क्या होगा। हाँ, अब उनका पाए जो पदाधिकारी बनता है उसको हमसे तो ज़्यादा ज्ञान हुआ, मेरा बेटा है लेकिन ज्ञानी तो हुआ, तो उसको हम क्या बताएं। आप वो तो बहुतों को ज्ञान देगा, तो उसको क्या बता। जो एक बेटा जो मैंने पूरा प्रखंड का ज्ञान देगा, उसके लिए मैं एक पिता क्या कर सकता है। हाँ, क्या तो बहुत अच्छी बात कही, जितना भी क्वेश्चन था उसका जवाब इन्होंने एक बार में ही दे दिया। ये बड़ी अच्छी बात है और काफ़ी खुश दिख रहे हैं इस वक्त पे। हम लोग यहाँ आए हुए थे, तो अब मैं उनके भाई से आपको मिलवाता हूँ जो उनसे छोटे हैं। क्या नाम है? कुंदन कुमार। कुंदन जी, आपको आपने भाई का अभी तक कैसा हेल्प किया और आगे के लिए क्या सोचते हैं? देखिए मेरे भाई जो है बहुत समझदार थे। हम बोलते थे, जब मम्मी जैसे बोलती थी, जब हम भी इसी समाज में रहते थे, तो बोल रहा था तुम भी इसी समाज में रहता है, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है, तुम भी कुछ करेगा तो कर सकता है। अगर आदमी अगर सपना देखे तो ऐसा हो नहीं सकता। मेहनत जो करता है ना, भगवान भी उसी का साथ देता है। तो तुम अपना काम करो। आज ये इतना बड़ा पद पे गए तो इससे हमको इंस्पिरेशन हुआ, नहीं ये बोलते थे हम भी कर सकते हैं, तो इतना बड़ा पद पे गए तो बहुत खुशी है, परिवार में खुशी का माहौल है। अब इसे हम भी सोचते हैं जो कुछ करें, इसमें कुछ करें, कुछ करने की इच्छा प्रबल होता है। क्या नाम बताया? कुंदन कुमार। तो ये चंदन के भाई कुंदन थे, इनसे हमने आपको मिलवाया। रामकाशी देवी। बेटा वहाँ का ऑफिसर भ गए। आप जे बेटा अहाँ के आयत कनी दिन में 4टा नौकर रहते, गाड़ी रहते, एकटा पुलिस वाला सेहो संग में रहत, वर्दी वाला हिनकर जे छे अथी में। केहन बुझाइया? हाँ, बढ़िया, बहुत खुश। बुझे छलिए एते बड़का बन जेता? नहीं बुझे चलिए, लेकिन मेहनत हमर बेटा बड केलके। हाँ, बहुत मेहनत केलके। कत आपने के अथी कत भेले? देवना। देवना। हाँ। तो ओतऽ से फोन उन भेले, अइले खबर सब? हाँ, सबके खबर भेले न, मामा आर के, नाना आर के, सबके अपने भेट के आले। अपने भेट के आए। हाँ। तो आप केहन बुझाइ? एकदम छिए न गदगद? खूब गदगर छिए, खूब आशीर्वाद दै छिए, कतौ रहे तो नहीं दंदनाइत रहे। हाँ, चल बहुत बढ़िया, बड खुश छिए। बड़ खुश। हाँ। आप देख सकते हैं ये माँ है, और माँ जिंदा तो दुनिया जिंदा। असल माँ और पिता का ही सब कुछ होता है। तो इस वक्त में हम आए हुए थे चंदन जी के घर पर। आप महेंद्र यादव जी से, जो उनके अपने सगे चचा हैं, अपने सब केहन महसूस कर रहे सर? बहुत अच्छा सर, बहुत खुशी की बात, बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए सर। खूब खुशी छी। आंसू लगे छल जे क्या? एकदम, हम तो सब दिन सर कहते रहिए जे ई नौकरी लेबेटा करते, चाहे जे है ई अपना मने पढ़ लिख के नौकरी, एको पैसा नहीं हमारा भाई का खर्चा होते से सरकार सही क्या दिल के प्रभु जी। एको पैसा नहीं हमारे पाती, अपना पढ़ के अपना मेहनत क्या के जैसे से खुशियाल कुलवंश के नाम ऊंचा कर जी, बहुत सर ऊंचा क्या दिलक, 7 खानदान के ऊंचा क्या दिलक सर जी। जी अपने की नाम छिए? लाल यादव। अपने के लगथिन? हमरा भातीज, हम हुनकर मम्मियोत भेलिए। अच्छा अच्छा। हाँ, एकदम आनंद हजूर, सुनिए कब मन गदगद भए गेल मालिक, जे है सतगुरु आशीर्वाद। की नाम अपने के? रामविलास यादव। आप तो बेटा अहाँ के पास कह गेल, भातीज केहन बुझे छे? पास के आगे वीडियो बन गेल, बहुत सुंदर की बात, बड़ी उत्साह की बात, और ठीके सब छे। ठीक है। नाम कही नाम दिशराती देवी, दिशराती देवी। किस बात पोता निकल हटा लेने वीडियो बने ये हटा रहा। पोता अफसर बन गेल, केहन बुझाइए? ठीक है, दया, हाँ दया। बाजी ना। हाँ बाजी देखिए। आशीर्वाद दै छियै ना? हाँ हाँ, अरे बा, हे भगवान, हमार पता देता डॉक्टर, पता दीजिए, हे सरकार, हे सरकार। से बुझाई छी वीडियो बन गेल। देखिए ये दादी है उनका, और तकरीबन देखने से लग रहा 80 से कम उम्र नहीं है इनका, तो लेकिन इनको पता है कि पोता वीडियो बन गया है और काफ़ी खुश है, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के।
तो खूब आशीर्वाद दै छियै ने। हाँ अरे वाह हमर पता हमरा आशीर्वाद नहीं देबै हुनकर दया है सतगुरु के आशीर्वाद नहीं देबै बाबू कहो हे बाबू अब ना एते रेट ले हे बाबू हमर चलो ठीक छै। हाँ कोन क्लास? चौथा में कतऽ पढ़ै छै? पुपलाल सर लो उपलाग सर लोग स्कूल में पढ़ै छै कि सर लग पढ़ै छै? सर लो कोन स्कूल में पढ़ै छै? होम ट्यूशन स्कूल नहीं जाइ छी? नहीं क्या स्कूल केहन जाइ छी? स्कूलो जाए छै, सरकारी स्कूल। अखन छुट्टी छै? हाँ 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 कथी निकाललकै बुझल छौ? कहाँ पढ़ते हो? मधेपुर में, मधेपुर में कहाँ पर? लक्ष्मीपुर चौक पे। लक्ष्मीपुर चौक पर। स्कूल में कहाँ पढ़ते हो? लोटस ग्लोब पब्लिक स्कूल में। लोटस पब्लिक स्कूल। हाँ कितना क्लास में है? 3 में। देख रहे हैं ना कितना मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ वैसे मेहनत करते हो? हाँ करते हैं। कौन सी में पास किए हैं ये? आरडीओ ऑफिसर। आरडीओ। क्या होता है? वीडियो। ये होते हैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी। क्या होता है? ग्रामीण विकास पदाधिकारी। तो देख सकते हैं कुछ बच्चों से भी बीच में हमने बात किया। यहाँ के गांव का माहौल बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। दरअसल में आपस में जितना ज़्यादा मेल मोहब्बत हो ये आपको यहीं देखने को मिलेगा, ये दूसरे जगह नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? राम नारायण यादव। आपके कौन लगेंगे? ये भाई लगेंगे। भाई लगेंगे जी। तो कैसा खुशी हो रहा आप लोग? बहुत खुशी है। खुशी वाली बात हुआ हमारे गांव का विकास होंगे और फर्स्ट गांव का नाम ऊंचा हुआ, प्रखंड का ऊंचा हुआ, जिला का ऊंचा हुआ। सब चीज़ें में हम लोग बहुत खुशी हैं। है ना? जी। तो आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है भैया? कुमार यादव। शिव कुमार जी, कैसा महसूस हो रहा है? आपके कौन लगेंगे? मेरा भाई लगेंगे छोटा। तब तो भाई आपके बन गए ऑफिसर, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत खुशी का बात हुआ सर। है ना? जी। तो आप देख सकते हैं ये वो परिवार है जिसने एक ब्लॉक को जो है जिसने एक ब्लॉक को ऑफिसर दिया है। पूरा एक ब्लॉक को देखने के लिए बिहार सरकार को एक ऐसा युवा दिया है जो पूरे ब्लॉक को देखेगा। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ के आप मुआयना करें तो देखें कि कैसे फैमिली से थे और इन्होंने, हालांकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं ऐसा नहीं है, सुदूर देहात में ऐसा ही घर होता है किसानों का, और ये पहले से प्रैक्टिशनर है। तो बहुत अच्छा माहौल रहा और इन लोगों ने सोचा कि ऐसा हमारा बेटा कर सकता है तो उसको कराना चाहिए। इससे आपको क्या सीख मिला ज़रूर हमें बताइएगा। फिलहाल मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये हमारे सब डिवीज़न से हैं, आज हमारे ज़िला से हैं। इन्होंने हमारे सब डिवीज़न का नाम ऊंचा किया है, ज़िला का नाम ऊंचा किया है। और मेरे लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अब ये कहीं भी रहेंगे तो इनको याद रहेगा कि सोहेल भाई ने हमारा इंटरव्यू किया था, तो कम से कम ये ऑफिसर एक और हमारे भी फहरिस्त में पड़ गया। फिलहाल आपने देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े शहर में जाकर तैयारी किया जाए। सोना का कहीं भी अगर उस पर सोनार अगर मेहनत करे तो कहीं भी जेवरात बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जाए। अगर आपके भी बच्चे में टैलेंट है और वो कुछ करना चाहता है तो उसको दबाएं नहीं, बल्कि इस तरह के इंटरव्यूज़ दिखाएं ताकि उससे उसको भी जो है ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और उससे वो काफ़ी आगे निकले। तो फिलहाल हमें दे इजाज़त। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ इस वक्त में मधेपुर के भरगामा से। मिलते अगले खबरों में। नमस्कार।